नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने जंगपुरा से फरहाद सूरी को टिकट दिया है, जहां से आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा पार्टी ने आसिम अहमद खान को मटिया महल और देवेंद्र सहरावत को बिजवासन से टिकट दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही नेता हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। साथ ही बता दें कि अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके फरवरी में आयोजित होने की संभावना है। राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में 5 राज्यों के नए गवर्नरों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है और इसमें सबसे दिलचस्प नाम भारत के पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का है, जिन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भल्ला की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को बिहार, तो वहीं उनकी जगह राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है, जो कि अब तक बिहार के राज्यपाल थे। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब उनकी जगह मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभनपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कोलकाता में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को सीबीआई के सॉल्ट लेक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एजेंसी पर आरजीकर मामले की जांच में अनावश्यक देरी करने और अपराधियों को बचाने के लिए कोलकाता पुलिस के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने विरोध प्रदर्शन के तहत जूनियर डॉक्टरों ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय के गेट पर प्रतीकात्मक रूप से ताला लगा दिया और एजेंसी से जांच में तेजी लाने की मांग की। वहीं जब सुरक्षा कर्मियों ने गेट से प्रतीकात्मक ताला हटाया तो टकराव हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ नया नारा देते हुए उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मतदाता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि वो लोकतंत्र कैसा, जहां जनता की आवाज उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। मतदाता का अधिकार मारना जनतंत्र के अधिकार को मारना है। उन्होंने कहा कि अगर तर्क ये है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब देगा, तो फिर इसी बात को आधार बनाकर कल को यही भाजपा सरकार सूचना के अधिकार को भी खत्म कर देगी। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में अपने बल पर नहीं बैठी है, वो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टियां हैं उनके सहारे वहां बैठी है। सदन में जो हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस देश के भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जिस अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग किया, उसका असर पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। अरविंद सावंत ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर सरकार आगे चलानी है तो क्या होगा। उनके पास ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई जैसे मार्ग हैं, वे इन्हीं हथियारों का प्रयोग करेंगे। दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को दिल्ली में फंसाने में मदद कर रही है और उन्हें आधिकारिक दस्तावेज मुहैया कराकर उन्हें अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पूर्व भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि वे भाजपा को वोट नहीं देते, वे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को एक देश एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध किया और इसे हास्यास्पद और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराना अव्यावहारिक है। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की भी सराहना की जिसमें धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने और बुलडोजर न्याय के बारे में मुकदमों पर रोक लगाई गई है।
तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि अधिकारियों ने उन्हें पुष्पा 2 दिखाने वाले थिएटर में जाने की अनुमति नहीं दी थी और क्या उन्हें 4 दिसंबर को प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की दुखद मौत के बारे में पता था। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन, जो अपने पिता अल्लू अरविंद और वकीलों के साथ सुबह 11 बजे के बाद चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां सेंट्रल जोन के डीसीपी अक्षांश यादव के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने 3 घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की। अभिनेता दोपहर करीब 2:45 पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान अभिनेता से घटनाक्रम और उनकी निजी सुरक्षा के बारे में भी पूछा गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि बाउंसरों ने कथित तौर पर उनके प्रशंसकों को धक्का दिया, जिसके कारण भगदड़ मची। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल, जिनका आमरण अनशन मंगलवार को 29वें दिन में प्रवेश कर गया, ने कहा कि उन्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। आपको बता दें कि टल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं ताकि केंद्र पर आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके। इन मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी भी शामिल है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर बनाए गए विशेष मंच से किसानों को संबोधित करते हुए टल्लेवाल ने आंदोलन को समर्थन देने वालों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजेंद्र नगर इलाके में पांडव नगर डीडीए फ्लैट्स में 24 घंटे पानी की आपूर्ति शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हम 10 साल पहले सत्ता में आए थे, तब दिल्ली में लगभग 50 से 60% पानी टैंकरों से सप्लाई किया जाता था। टैंकर माफिया हुआ करते थे। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज 10 साल बाद दिल्ली के 97% लोगों को पाइप से पानी मिलता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी का सपना सच हो रहा है। दिल्ली को 24 घंटे नलों से सीधे साफ पानी मिले, चाहे वह तीसरी या चौथी मंजिल पर हो, बिना पंप की जरूरत के। आज दिल्ली में यह ऐतिहासिक सपना राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पांडव नगर में डीडीए फ्लैटों से शुरू हुआ है। यहाँ 24 घंटे साफ पानी बहने लगा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा है कि भारत से शेख हसीना को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शफीकुल आलम ने कहा कि सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश के कानून के तहत जल्द से जल्द वापस लाने पर काम कर रही है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। वहीं इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि हमें बांग्लादेश के उच्चायोग से एक प्रत्यर्पण का अनुरोध मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों पर कहा है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य पाकिस्तान की रक्षा करना है और इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और अन्य पाकिस्तानी संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि 24 करोड़ लोगों का है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। आपको बता दें कि हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कथित तौर पर जुड़े 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।